हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टडी पॉइंट। फ्रेंड, आज हम लोग विडिटिया प्रकाशन का वॉल्यूम 2 जो प्रकाशित हुआ है बिहार एसएससी, उसका वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 करने वाले हैं। फ्रेंड, वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। जितने भी जीके जीएस का प्रश्न बनने वाले हैं, यानी 75 प्रश्न आपको जीके जीएस से पूछा जाएगा। तो फ्रेंड, मैं हर क्वेश्चन का डिटेल से एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ। तो फ्रेंड, वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। और फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करें। चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट सवाल है, लूनी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह खंबात की खाड़ी में जा मिलती है, या कच्छ की खाड़ी में जा मिलती है, या पाकिस्तान से बहते हुए सिंधु की एक सहायक नदी में विलुप्त हो जाती है, या ऑप्शन नंबर डी, यह कच्छ के रण की दलदली भूमि में लुप्त हो जाती है। फ्रेंड, आप लोग को बता दें, यह कच्छ लूनी नदी जब फ्रेंड आपका राजस्थान के अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है, जो कि कच्छ के दलदली में जाकर लुप्त हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट सवाल हमारा है, ज्योग्राफी से पूछा गया है कि पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? बुध, बृहस्पति, शुक्र या मंगल? तो फ्रेंड, आप लोग को बता दें कि जो है पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह या फ्रेंड आपका शुक्र हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फ्रेंड, दो ऐसे ग्रह हैं जिसमें बुध और शुक्र, जिसके कोई भी उपग्रह नहीं है। फ्रेंड, प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किनके उपग्रह नहीं है? तो बुध और शुक्र ऐसे दो ग्रह हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है। इसे फ्रेंड आप लोग को चमकीला ग्रह या गर्म ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। इसे सांझ का तारा या भोर का तारा के नाम से भी जाना जाता है। यह फ्रेंड शाम में पश्चिम दिशा में और सुबह पूर्व की दिशा में आकाश में दिखाई पड़ता है। यह शुक्र ग्रह फ्रेंड आप कोई ग्रह नहीं होता है। पृथ्वी शुक्र के बहन के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड, आप लोग को एक सवाल आया जाएगा कि पृथ्वी का बहन किसे कहा जाता है? फ्रेंड, शुक्र ग्रह को पृथ्वी का बहन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है फ्रेंड, विषुवत रेखा निम्नलिखित किस देश से होकर नहीं बहती है? तो विषुवत रेखा फ्रेंड आप लोग का किस देश से होकर नहीं बहती है? यह फ्रेंड आपका सोमालिया, केन्या और मालदीव से होकर बहती है, बल्कि बोत्सवाना से होकर विषुवत रेखा नहीं बहती है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में अवसादी चट्टान कौन नहीं है? पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अवसादी चट्टान नहीं है? तो फ्रेंड आपका बलुआ पत्थर, नमक की चट्टान और कंग्लोमोरेट की चट्टान, ये सभी फ्रेंड आपका अवसादी चट्टान, जबकि डारोराइट यह एक अवसादी चट्टान नहीं है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल पूछा गया, भारत की समुद्र सीमा से संबंध में कितने देश लगते हैं? यानी कि पूछा गया फ्रेंड आपका भारत से कितने देश की सीमा समुद्र साझा करती है? तो आप लोग को फ्रेंड बता दें कि फ्रेंड हम लोग का जो है समुद्र से 7 देशों की सीमा लगती है। तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, 7 देश। फ्रेंड, ये 7 देश कौन कौन आते हैं? हमारे एक नन्हे मुन्ने पाकिस्तान आते हैं, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया, यह सभी देश हमारे स्थलीय सीमा समुद्री सीमा से साझा करते हैं। और स्थलीय सीमा और समुद्री सीमा से फ्रेंड 3 देश हमारे साझा करते हैं, जिसमें कि हो गया श्रीलंका हो जाएंगे फ्रेंड, पाकिस्तान और बांग्लादेश और म्यांमार। फ्रेंड सॉरी, पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार, यह ऐसे 3 देश हैं जो कि स्थलीय सीमा और जलीय सीमा दोनों साझा करते हैं। तो फ्रेंड, स्थलीय सीमा और जलीय सीमा पूछे तो यह 3 देश हो जाए। कौन कौन हो जाएंगे? पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार। जबकि समुद्री सीमा के साथ हमारे 7 कंट्री लगते हैं। तो आप लोग को बता दिए, इसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मालदीव, इंडोनेशिया, यह सभी फ्रेंड समुद्र सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल पूछा गया कि दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन का कारण क्या है? दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन का कारण क्या है? इसका फ्रेंड आपका यह पृथ्वी के घूर्णन की गति के कारण होता है कि दक्षिणी गोलार्ध में पवन बाईं ओर विचलन का प्रमुख कारण है पृथ्वी के घूर्णन के कारण। दक्षिणी गोलार्ध में पवन बाईं ओर विचलन का कारण पृथ्वी का घूर्णन है। पृथ्वी के धरातल पर वायुमंडलीय विषमता के कारण हवा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर
प्रभावित होती है, इसका मेन कारण यही है फ्रेंड। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है, भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? डल झील, सांबर झील, बुलर झील और वेरीनाग झील। फ्रेंड आपका जो है भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है फ्रेंड, यह आपका बुलर झील है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए फ्रेंड, भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बुलर झील है, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। तुलुल परियोजना इसी नदी पर स्थित है। पूछा जाएगा फ्रेंड, तुलुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो बुलर झील पर तुलुल परियोजना स्थित है। जबकि सांबर झील यह राजस्थान में है। सांबर झील कहाँ है? यह राजस्थान में स्थित है, जो खारे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील है। डल झील फ्रेंड, डल झील, बुलर झील और वेरीनाग झील, ये सभी झील हमारे कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। जबकि सांबर झील यह राजस्थान में है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर करें। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल पूछा गया है, आचार्य विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन के प्रारंभ में निम्नलिखित में से कौन सा एक उससे संबंधित है? फ्रेंड पूछा गया कि विनोबा भावे ने जो भूदान आंदोलन चलाया गया था वह किस स्थान से चलाया गया था? फ्रेंड आप लोग को बता दें, विनोबा भावे ने 1951 ईस्वी में भूदान आंदोलन चलाया था, जो कि कहाँ से चलाया था? यह पोचमपल्ली गांव से चलाया गया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यह फ्रेंड कहाँ पड़ता है पोचमपल्ली? यह आंध्र प्रदेश के नागालैंड जिले में पड़ता है, जो कि 18 अप्रैल 1951 ईस्वी में यह चलाया गया था भूदान आंदोलन। इसमें क्या हुआ था फ्रेंड आप लोग को बता दें, इसी पोचमपल्ली गांव में एक हमारे रहते थे जमींदार रामचंद्र रेड्डी। उन्होंने 100 एकड़ भूमि दान देकर 40 हरिजन परिवारों को देने का प्रस्ताव किया था। यानी कि यह जो प्रथा है फ्रेंड, यह एक रामचंद्र गुहा था पोचमपल्ली, उन्होंने 100 एकड़ भूमि दान दिए थे। कितने? 40 परिजनों को। यही इसी के नाम से एक भूदान आंदोलन आचार्य विनोबा भावे ने चलाया था। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारे करंट अफेयर से पूछा गया फ्रेंड। पूछा गया वर्ष 2023 में 15वां पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो फ्रेंड आप लोग को बता दें कि यानी कि 2023 का जो 15वां पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन हमारे देश भारत में होने जा रहा है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की स्थापना फ्रेंड जो हुआ था अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की स्थापना जो फ्रेंड यह हुआ था 1924 ईस्वी में हुआ था, जिसका मुख्यालय कहाँ फ्रेंड? इसका मुख्यालय स्कॉटलैंड में स्थित है। तो 2023 का जो पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन होने जा रहा है, तो यह हमारे देश भारत में होने जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण या उपाय मृदा सुधार के लिए उपयुक्त नहीं है? फ्रेंड पूछा जा रहा है कि कौन सा कारण है जो मृदा सुधार के लिए उपयुक्त नहीं है? फसल चक्रण, बहुफसली कृषि, मिश्रित कृषि या झूम कृषि। फ्रेंड आप लोग को बता दें कि यह फसल चक्रण या मिश्रित खेती या बहुफसली कृषि के कारण ही मिट्टी की उर्वरता बनी रहती, जबकि झूम खेती एक प्रकार का कृषि का प्रकार है, जिसमें क्या किया जाता है, इसे सोपानी कृषि के नाम से भी जाना जाता है, जो कि फ्रेंड आपका उत्तराखंड में किया जाता है, जहाँ की ढालूनुमा कृषि होती है। वहाँ पर कृषि को एक सीढ़ीनुमा आकार बनाकर वहाँ कृषि की जाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? झूम खेती के नाम से भी जानते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल पूछा गया है, नेक्स्ट सवाल हमारे कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है फ्रेंड आप लोग को बताना है। तो फ्रेंड आपका कोची बंदरगाह यानी कि मुंबई बंदरगाह यह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बड़े बंदरगाह का केंद्र सरकार करती है। फ्रेंड यहाँ जो बड़े बंदरगाह होते हैं यहाँ केंद्र सरकार करती है, और छोटे बंदरगाह का जो है देख रेख हमारे राज्य सरकार करती है। तो अभी फिलहाल में जो है फ्रेंड हमारे
देश में 13 मुख्य बड़े बंदरगाह है, जिसमें कि 200 से भी अधिक छोटे बंदरगाह जिसमें राज्य सरकार केंद्रित करती है, और 13 ऐसे बड़े बंदरगाह हैं जिसमें कि केंद्र सरकार नियंत्रण करती है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मुंबई बंदरगाह हमारे देश का सबसे बड़ा बंदरगाह की गिनती में आता है, जो कि कुल कितने हैं बड़े बंदरगाह, तो 13, और 200 से अधिक छोटे बंदरगाह है जिसमें कि राज्य सरकार का नियंत्रण होता है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल पूछा गया है, विक्टोरिया झील निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश में सीमा साझा नहीं करती? तो विक्टोरिया झील किस देश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करती है? फ्रेंड आप लोग को बता दें कि जो है अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील जो है विक्टोरिया झील ही होती है, जो कि युगांडा के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करती है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि बिहार के किस जिला में वर्मी कंपोस्ट का जनक माना जाता है? यानी कि बिहार में किस स्थान पे जो है वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन पहले शुरू हुआ था? फ्रेंड आप लोग को बता दें कि जो है बिहार में सबसे पहले वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन डॉक्टर आर के सोहानी ने किया था। डॉक्टर आर के सोहानी ने कब किया था फ्रेंड? ये आपका 2002 में क्या था? यह बेगूसराय से जो है पहला बार वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन किया था। कब किया था? 2002 में। किसने किया था? आपका फ्रेंड आर के सोहानी ने किया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बेगूसराय में। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कि कौन सा बाघ अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में स्थित है? पोखोई, डंपा, ओरांग, इंद्रावती। फ्रेंड इंद्रावती जो है यह छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। डंपा फ्रेंड आप लोग का कहाँ है? जल्दी से कमेंट में बताएंगे। डंपा वन्यजीव अभ्यारण्य यानी कि डंपा जो है यह एक बाघ संरक्षित क्षेत्र, जो कि फ्रेंड आपका कहाँ पाया जाता है? यह मिजोरम में पाया जाता है। ओरांग फ्रेंड आपका यह असम में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ओरांग असम में। जबकि पोखोई वन्यजीव अभ्यारण्य हमारे अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओरांग फ्रेंड आपका असम में पाया जाए, इंद्रावती छत्तीसगढ़ में, डंपा मिजोरम में, और पोखोई यह अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। तो पूछा गया है कि पोखोई वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। जैन धर्म से पूछा गया कि जैन धर्म से संबंधित कौन सा कथन औसत्य है? जैन धर्म के बारे में कौन सा कथन औसत्य है? जैन धर्म ईश्वर की मान्यता थी, जैन धर्म आत्मा की मान्यता नहीं थी, महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद पे विश्वास करते थे, उपयुक्त में से सभी। आप लोग को बता दें कि इसमें जो थे फ्रेंड जैन धर्म में आत्मा की मान्यता नहीं थी, गलत बात है। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता थी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक पूछा जाए फ्रेंड आपका महावीर स्वामी हो जाएगा, जो कि 24वें क्रम के जैन तीर्थक थे। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है, नेक्स्ट सवाल निम्नलिखित में कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी? सिंधु घाटी सभ्यता, मिस्र सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और चीन की सभ्यता। फ्रेंड आप लोग को बता दें कि जो है सिंधु घाटी सभ्यता हमारे नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी। सिंधु घाटी सभ्यता हमारे नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी। इसमें दो प्रमुख शहर थे, एक हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता की दो प्रमुख नगर थे, कौन कौन? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। हड़प्पा नामक पुरातन सर्वप्रथम ज्ञात होने के बाद इसकी हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। तो फ्रेंड आपका करेक्ट आंसर पूछा जा रहा है कि कौन सा सभ्यता नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता जो फ्रेंड ये हमारे नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी, बाकी सब गलत है फ्रेंड। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल पूछा गया है मुगल काल से पूछा गया सवाल थे, निम्नलिखित में किस वंश का शासन का सबसे दीर्घकालिक रहा था? तो फ्रेंड आप लोग को इसको डेट अगर याद होगा तो आप लोग कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। तो पूछा गया कि गुलाम वंश, तुगलक वंश, खिलजी वंश या लोधी वंश किसका कार्यकाल सबसे अधिक रहा था? तो आप लोग को बता दें फ्रेंड यह गुलाम वंश का जो कार्यकाल रहा था यह
1206 से लेकर 1290 तक रहा था। किसका? यह रहा था फ्रेंड गुलाम वंश। खिलजी वंश का शासनकाल जो रहा था फ्रेंड, यह 1290 से लेकर 1320 तक यह खिलजी वंश का शासनकाल रहा था। जबकि तुगलक वंश का कार्यकाल फ्रेंड यह आपका राज था 1320 से लेकर 1412 तक। सबसे अधिक कार्यकाल हमारे तुगलक वंश का रहा था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तुगलक वंश का कार्यकाल सबसे अधिक वर्ष तक रहा था। जबकि अगर सबसे छोटा कार्यकाल पूछे तो फ्रेंड यह खिलजी वंश का हो जाएगा। तो आप लोग को इसको क्रमबद्ध याद रखना है। तो आप लोग एक ट्रिक नोट डाउन कर लेंगे। गुलाब खिले तो सुगंध लिया करे, गुलाब खिले तो सुगंध लिया करे, और उससे रिलेटेड आप लोग गुलाब गु से गुलाम वंश हो गया, तुगलक खिले खिलजी वंश हो गया, और तुगलक वंश, और इसको आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल पूछा गया फ्रेंड, नेक्स्ट सवाल है अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा किसके शासनकाल में की थी? देवराय द्वितीय, हरिहर प्रथम, देवराय प्रथम या कृष्णराय प्रथम के शासनकाल में किया था? तो अब्दुल रज्जाक या फ्रेंड आपका जो था एक अब्दुल रज्जाक फ्रेंड आपका यह देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देवराय द्वितीय के शासनकाल में अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। हरिहर और बुक्का यानी कि दो भाइयों ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में किया था। हरिहर और बुक्का दो भाइयों ने मिलकर 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देवराय द्वितीय अब्दुल रज्जाक के शासनकाल में यात्रा किया था। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है सिराजदौला और शाह आलम द्वितीय ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर कब किए थे? तो फ्रेंड आपका इलाहाबाद की जो संधि हुआ था यह 1765 ईस्वी में हुआ था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इलाहाबाद की संधि फ्रेंड आपका 12 अगस्त 1765 ईस्वी को रॉबर्ट क्लाइव तथा शाह आलम के द्वितीय के बीच हुआ था, जिसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को 26 लाख रुपये के बदले उसमें बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई थी। इसमें हस्ताक्षर करने के बाद इसमें जो है फ्रेंड ईस्ट इंडिया कंपनी को 26 लाख रुपये के बदले इसमें बिहार देना पड़ा, उड़ीसा देना पड़ा और बंगाल की दीवानी सौंपनी पड़ी थी। यह घटना फ्रेंड आपका 12 अगस्त 1765 ईस्वी को हुआ था। इसीलिए इसे इलाहाबाद की संधि के नाम से जाना जाता है। और यह कहाँ हुआ था फ्रेंड? इलाहाबाद में, इसलिए इसे इलाहाबाद की संधि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल पूछा गया शेरशाह ने अपना अंतिम सैन्य अभियान किस राज्य के खिलाफ किया था? तो शेरशाह ने अपना अंतिम अभियान किस राज्य के खिलाफ किया था? मारवाड़, कालिंजर, मेवाड़ या रणथोड़? तो फ्रेंड आप लोग को बता दें जो है शेरशाह ने अपना अंतिम सैन्य अभ्यास या कालिंजर के विरुद्ध किया था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखिए कालिंजर का जो युद्ध हुआ था यह फ्रेंड आपका 1545 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1545 ईस्वी में कालिंजर का युद्ध हुआ था, जिसमें कि शेरशाह ने किरत सिंह को हराया था। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है फ्रेंड निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? फ्रेंड इसमें कौन सा कथन असत्य है उसके बारे में पूछा गया था। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे। या सी राजगोपालचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे? फ्रेंड यह सी राजगोपालचारी जो है भारत के अंतिम और भारतीय गवर्नर जनरल थे। तो यह तो करेक्ट आंसर ही है। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे, तो करेक्ट आंसर है। विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, यह भी सही है। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल नहीं थे, तो यह बात गलत है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कथन में पूछा गया कौन सा कथन औसत है, तो रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल नहीं थे। बंगाल का गवर्नर प्रथम रॉबर्ट क्लाइव थे, गवर्नर जनरल नहीं थे। अगर
गवर्नर पूछा जाए तब यह रॉबर्ट क्लाइव होगा, बंगाल का गवर्नर जनरल नहीं थे। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कृष्ण मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्तालाप थे? महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर बी आचार्य जेपी कृपलानी, सी राजगोपालचारी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रफ़ी अहमद किदवी। तो इसमें पूछा गया है कि कृष्ण मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्तालाप कौन थे इसमें? फ्रेंड आप लोग को बता दें कि जो कृष्ण मिशन आए थे भारत में, यह जब कृष्ण मिशन जब भारत आए थे, यानी कि जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था, तभी वहाँ के जो राजा थे जॉर्ज चर्चिल, वह द्वितीय विश्व युद्ध में सहयोग के लिए भारत से सैनिक लेने के लिए आए थे। तभी उसमें जो थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू और मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में यह बैठक हुई थी कि अगर द्वितीय विश्व में भारत की सेना अगर साथ देती है तो भारत को अंतिम रूप से स्वतंत्र घोषित कर दिया जाएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें फ्रेंड आपका कौन कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिसमें कि हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हस्ताक्षर किया था और मौलाना अब्दुल कलाम दोनों ने मिलकर हस्ताक्षर किए थे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है, कौन सी महत्वपूर्ण घटना जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत बाद घटी थी? असहयोग आंदोलन, रॉलेट एक्ट कानून, सांप्रदायिक अवार्ड या बिहार विद्यापीठ की स्थापना हुआ था? पूछा गया था जलियांवाला बाग हत्याकांड के तुरंत बाद कौन सा घटना घटी थी? तो फ्रेंड आप लोग को बता दे, जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था यह 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। यह इसके तुरंत बाद यह एक रॉलेट एक्ट जो आया था मार्च 1919 में आया था। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जबकि उसके तुरंत बाद एक रॉलेट एक्ट आया जो कि मार्च 1919 में लागू हुआ था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के तुरंत बाद यह रॉलेट एक्ट आया था। तो असहयोग आंदोलन फ्रेंड आपका 1920 ईस्वी में हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में हुआ था, जिसके कारण अगर महात्मा गांधी ने जब चोरी हत्याकांड हुआ था 5 फरवरी 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रॉलेट एक्ट घटा था फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है फ्रेंड? यह आपका रास बिहारी बोस को दिया जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रास बिहारी बोस को जो है फ्रेंड आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। आज़ाद हिंद फौज की प्रथम डिवीजन का गठन फ्रेंड आपका यह रास बिहारी बोस ने ही किया था। 1 सितंबर 1942 में कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा किया गया था, परंतु असफल रहा, जबकि सफलतापूर्वक श्रेय रास बिहारी बोस को ही दिया जाता है। सबसे पहले फ्रेंड आपका कैप्टन मोहन सिंह ने इस डिवीज़न का गठन किया, लेकिन यह असफल रहा, जबकि जब फ्रेंड यह रास बिहारी बोस के द्वारा जब किया गया तब यह सफल रहा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? तुकाराम, नागार्जुन, त्यागराज और वल्लभाचार्य। पूछा गया था कौन सा भक्ति का प्रस्तावक नहीं था? तो फ्रेंड आपका नागार्जुन जो था यह फ्रेंड भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जबकि तुकाराम यह महाराष्ट्र में एक भक्ति आंदोलन के थे। तुकाराम कहाँ से थे? यह महाराष्ट्र से थे। और वल्लभाचार्य फ्रेंड आप लोग को बता दें, यह जो थे यह 15वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी भक्ति आंदोलन से संबंधित थे। नागार्जुन फ्रेंड आपका नहीं था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब फ्रेंड आपका एक आया है, भारतीय रिजर्व बैंक के दर में कम करने के फलस्वरूप क्या होगा? अगर भारतीय रिजर्व बैंक
के दर में कम कर दिया जाए तो क्या हो जाए? बाजार की तरलता बढ़ जाएगी, बाजार की तरलता घट जाएगी, बाजार की तरलता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वाणिज्य बैंक अधिक पूंजी जमा पूंजी संग्रहित कर लेंगे। फ्रेंड आप लोग को बता दें, अगर आरबीआई की स्थापना फ्रेंड आप लोग को बता दें कि आरबीआई बैंकों का बैंक कहा जाता है, जिसका मुख्यालय कहाँ है फ्रेंड? मुंबई में है। आरबीआई की स्थापना 1935 में 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में आरबीआई की स्थापना हुआ था। कौन सा अधिनियम से हुआ था फ्रेंड? 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में। अधिनियम पूछा जाए तो यह 1935 का अधिनियम था, जिसे सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। यह फ्रेंड आपका जो हुआ था, देखिए आप लोग को बता दें, यह जो हुआ, अगर आरबीआई का बैंक दर कम कर दिया जाए तो बाजार में तरलता अधिक हो जाएगा और लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे। अगर बैंक दर बढ़ा दिया जाए तो बाजार में तरलता की कमी आ जाएगी, जिससे लोगों में खर्च करने की प्रवृत्ति कम हो जाएगी। तो फ्रेंड पूछा गया तो आरबीआई अगर बैंक दर कम कर दिया तो जैसे ही ब्याज दर कम कर देगा तो लोन अधिक से अधिक लोन लेगा, तो बाजार में क्या हो जाएगा फ्रेंड? ये बाजार में तरलता बढ़ जाएगी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल पूछा गया है, गन्ने की उचित और लाभप्रद कीमत यानी कि एफआर को निम्नलिखित में से कौन अनुमोदित करता है? आर्थिक मामले की मंत्रिमंडल समिति, कृषि लागत और मूल्य आयोग, कृषि उत्पादन और विपणन समिति, उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड सवाल अच्छा है, तो आप लोग ध्यान से इसका जवाब देंगे। देखिए फ्रेंड, उचित लाभप्रद और कीमत के लिए जो है गन्ने की उचित लाभ और इसका निर्धारण आर्थिक मामले के मंत्रिमंडल समिति के द्वारा किया जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जबकि न्यूनतम समर्थन मूल्य और कृषि लागत मूल्य का निर्धारण फ्रेंड आपका कौन करता है? यह कृषि उत्पादन विपणन समिति करता है। गन्ने के उत्पादन यह एक प्रकार का व्यापारिक कृषि हो गया। गन्ने कौन सी कृषि हो गया? एक व्यापारिक कृषि हो गया। जबकि कृषि और उत्पादन विपणन जैसे गेहूं मक्का होगी, यह फ्रेंड कृषि उत्पादन और विपणन समिति के द्वारा इसका रेट निर्धारण किया जाता है। जबकि जो व्यापारिक कृषि होती है उसमें इसका न्यूनतम समर्थन MRI जो निर्धारित किया जाता है, यह फ्रेंड आर्थिक मामले के मंत्रिमंडल समिति के द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा पूछा गया है कि बाजरा का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो बाजरा का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य फ्रेंड आपका राजस्थान हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल पूछा गया है कि क्रिस्टलीकरण निम्नलिखित में किसका उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, जैविक परिवर्तन, उपयुक्त में से सभी। तो फ्रेंड आपका जो है क्रिस्टलीकरण एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन होता है, जिसमें कि भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन हो जिसमें कोई चीज़ पुनः प्राप्त किया जा सके। जैसे भाप, जैसे कि पानी का ठोस बनना, पानी का बर्फ बनना और बर्फ से फिर पानी बनना, यह एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन। जबकि दूध से दही बनना, यह एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्रिस्टलीकरण किसका उदाहरण है? तो फ्रेंड यह भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल पूछा गया है, जल विद्युत का उत्पादन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जल विद्युत का उत्पादन फ्रेंड आपका किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह फ्रेंड आपका गुरुत्व स्थितिज ऊर्जा और ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है जल विद्युत उत्पादन। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल पूछा गया फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशियाँ नहीं है? तो फ्रेंड आप लोग को पता होना चाहिए, मूल भौतिक राशियाँ हमारे 7 होती है, जिसमें लंबाई, द्रव्यमान, केजी, यह सब हमारे मूल भौतिक राशियाँ हैं। तो आपका इसमें पूछा गया वेग, लंबाई, विद्युत धारा और ज्योति तीव्रता। लंबाई, विद्युत धारा और ज्योति तीव्रता यह सभी हमारे मूल राशियाँ हैं, जबकि वेग हमारे मूल राशियाँ नहीं आती है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मूल राशियाँ कौन कौन सी है? लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता तथा पदार्थ का परिणाम, ये सभी 7 मूल भौतिक राशियाँ हैं। मूल राशियाँ दूसरे से
स्वतंत्र होती है, वह खुद पर डिपेंड होती है, दूसरे पर डिपेंड नहीं होती है। तो यह जो दूसरे पर डिपेंड होती है वो व्युत्पन्न राशि होती है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वेग हमारे मूल भौतिक राशियाँ नहीं है। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस बल के कारण दूध से क्रीम को पृथक किया जाता है? तो दूध से क्रीम को किस तरह से पृथक किया जाता है फ्रेंड? गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा, अभिकेंद्री बल के द्वारा, समंजक बल के द्वारा या अपकेंद्री बल के द्वारा। फ्रेंड दूध से क्रीम जब हम लोग निकालते हैं तो इससे क्या होता है फ्रेंड? दूध का घनत्वपन क्या होता है? बढ़ जाता है। यह किस कारण होता है? यह अपकेंद्री बल के कारण होता है। किस कारण होता है? तो अपकेंद्री बल के कारण। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दूध से दही बनना लैक्टोबैसिलस कारण होता है, क्योंकि दूध में बैक्टीरिया हो जाती है जिसके कारण दूध का दही में जम जाता है। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है फ्रेंड? यह लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल पूछा गया प्रश्न नंबर 36 है। भारत में सर्वप्रथम न्यूनतम समर्थन मूल्य की अवधारणा को किस समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था? भारत में सर्वप्रथम न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी किस समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था फ्रेंड? आप लोग को बता दें कि यह लक्ष्मीकांत समिति के द्वारा सर्वप्रथम न्यूनतम समर्थन मूल्य को लागू किया गया था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लक्ष्मीकांत समिति के द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू किया गया था। यह कब किया गया था? 1965 ईस्वी में लागू किया गया था। इसको भी आप लोग फ्रेंड ध्यान में रखेंगे। कब किया गया था? 1965 ईस्वी में। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस भरी जाती है? तो सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस भरी जाती है फ्रेंड? आप लोग को बता दिया ब्यूटेन गैस भरी जाती है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ब्यूटेन गैस सिगरेट लाइटर में भरी जाती है, जो कि काफ़ी उच्च ज्वलनशील और रंगीन और द्रव अवस्था में पाई जाने वाली एक गैस होती है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है फ्रेंड? आप लोग को बताना है। तो फ्रेंड आप लोग को इसका क्रमबद्ध याद रखना चाहिए। तो आपसे सबसे पहले जो है क्रियाशील धातु जो आती है हमारे पोटेशियम आती है। इसके बाद हमारे सोडियम धातु आती है। इसके बाद हमारा फ्रेंड कैल्शियम धातु आती है। इसके बाद हमारा मैग्नीशियम धातु है। तो फ्रेंड आप लोग देख लेंगे यह जो है पोटेशियम धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु होती है, जबकि हीरा अक्रिय है और वह किसी से अभिक्रिया नहीं करती है। तो सबसे नीचे पायदान में चल जाएगा फ्रेंड हीरा। और सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु में पूछा जाए तो फ्रेंड आपका पोटेशियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। जैसे ही यह किसी नमी के संपर्क में आ जाएगा तो ये तुरंत अभिक्रिया कर लेगा और अपने आप को संचालन में परिवर्तित कर लेगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा पूछा गया है, सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सी है? व्हेल मछली, अफ्रीकी हाथी, दरियाई घोड़ा या समुद्री घोड़ा? तो आप लोग को बताना है कि इसमें जो है सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सी होती है। व्हेल मछली पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे बड़ा स्तनपायी जीव है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो स्तनपायी सबसे बड़ा जीव है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसकी जो अगर लंबाई की बात किया जाए तो ये इसकी जो लंबाई होती है फ्रेंड यह 33 मीटर की होती है, जिसका तकरीबन वजन जो होता है 180 मीट्रिक टन होता है। इसलिए फ्रेंड आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। व्हेल मछली सबसे बड़ा स्तनपायी जीव होती है। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल पूछा, सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है? तो सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। तो एटीपी का फुल फॉर्म देखो, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है कभी कभी वनडे एग्जाम में। तो आपका सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है, कहाँ बदलती है? तो फ्रेंड यह आपका क्लोरोप्लास्ट में बदलती है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फ्रेंड आपका एटीपी वायु शोषण जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसे वायु शोषण के नाम से जाना जाता है, जिसमें कि 38 एटीपी ऊर्जा मुक्त होती है। जबकि अवायु शोषण जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, जिसमें हमारे 2% की एटीपी ऊर्जा मुक्त होती है। तो आप लोग फ्रेंड इसको भी ध्यान रखें। अवायु शोषण से 2 एटीपी और वायु शोषण से 38 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल पूछा गया है,
निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है? ह्यूमरस, मेलियस, स्टेपिज और फीमर। पूछा गया है तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी यह स्टेपिज होती है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि कान की हड्डी होती है। अगर कान में हड्डी की बात बोला जाए तो यह फ्रेंड आपका 6 हड्डियाँ होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी यह फीमर की हड्डी होती है, जो जांग में पाई जाती है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सबसे छोटी हड्डी पूछा गया है। तो स्टेपिज सबसे छोटी हड्डी होती है जो कान में पाई जाती है, जबकि फीमर यह जांग में पाए जाने में सबसे बड़ी हड्डी होती है। मानव शरीर का सबसे कठोर भाग पूछा जाए फ्रेंड, आपका यह इनामिल होता है, जो जबड़े में पाया जाता है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल पूछा गया है, लसिका का कार्य क्या है? तो लसिका का कार्य क्या है फ्रेंड, आप लोग देख लीजिए। लसिका पहले होता क्या है? लसिका यह विभिन्न उत्तक और कोशिकाओं के बीच अंतरकोशी में पाए जाने वाला हल्के पीले द्रव का एक पदार्थ है। लसिका क्या होता है फ्रेंड? यह होता है, यह उत्तक और कोशिकाओं के बीच पाए जाने वाला एक हल्का पीले रंग का द्रव है, जिसे हम लोग लसिका कहते हैं। इसका क्या लाभ है? लसिका घाव को भरने में सहायता करती है, एकदम करेक्ट बात। यह लसिका क्या करती है? हमारे घाव को भरने में सहायता करती है। लसिका लिम्फोसाइट का निर्माण करती है, यह भी बात सही है। लसिका में उपस्थित लिम्फोसाइट हानिकारक जीवाणु का भक्षण करके रोग को रोकथाम में सहायता करती है, यह भी बात सही है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सारे कार्य यह लसिका के द्वारा किया जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लसिका घाव को भी भरती है, लसिका लिम्फोसाइट में निर्माण करती है, लसिका के द्वारा जीवों का भक्षण, यानी कि जब और जीवाणु होता है उसका भक्षण करके रोगों की रोकथाम में सहायता करती है, लसिका का यह कार्य है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल पूछा गया है, निम्न में से सबसे मीठी चीनी कौन सी होती है? निम्न में से सबसे मीठी चीनी कौन सी होती है? फ्रुक्टोज, मल्टोज, ग्लूकोज या सुक्रोज? सबसे मीठी चीनी जो होती है फ्रेंड आपका जो होता है यह फ्रुक्टोज होती है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फ्रुक्टोज सबसे मीठी चीनी होती है। यह अन्य चीनी की तुलना में 17 गुना सबसे मीठा होता है। जो भी चीनी होती है यह सबसे ग्लूकोज, सुक्रोज और मल्टोज से 17 गुना सबसे मीठी चीनी यह फ्रुक्टोज होती है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा, जब हम अपने बिजली का बिल भुगतान करते हैं तो हम किसके लिए भुगतान करते हैं? किसके लिए भुगतान करते हैं? आप लोग सभी लोग घर में बिजली अभी पहुंच गई है, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा सात निश्चय योजना चलाई गई है, अभी सबके घर में बिजली पहुंच गई। तो आप लोग बताएंगे कि बिजली का बिल किसके द्वारा आप लोग निर्धारित करते हैं? तो बिजली का बिल जो फ्रेंड यह आप लोग उपयोग किए गए आवेश के लिए, या उपयोग किए गए विद्युत के लिए, या उपयोग किए गए शक्ति के लिए, उपयोग किए ऊर्जा के लिए, किस पे आप लोग पे करते हैं? आप लोग जितना बिजली जलाएंगे उतना ही आपका बिल आएगा। तो ऊर्जा का हम लोग संरक्षण करना चाहिए। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि उपयोग किए गए एनर्जी पर जितना आप लोग एनर्जी खत्म करेंगे उतना ही आपको बिल पे करना होगा। तो यानी कि किलोवाट घंटा में हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड? बिजली का बिल भुगतान करते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमें मादा युग्मक को क्या कहा जाता है? मादा युग्मक को क्या कहा जाता है फ्रेंड? आपको युग्मनज, शुक्राणु, भ्रूण या अंडाणु? युग्मनज, मादा युग्मनज को फ्रेंड यह अंडाणु कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मादा युग्मक को क्या कहा जाता है? अंडाणु। और पुरुष युग्मक को शुक्राणु कहा जाता है। भ्रूण का निर्माण माँ के गर्भ में होता है। युग्मनज मतलब फ्रेंड आपका नर युग्मक और मादा युग्मक को मेल को ही निषेचन कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मादा युग्मक को अंडाणु कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 43, वर्षा की मात्रा किस पर निर्भर करती है? हवा के दाब पर, वायु के में नमी की मात्रा पर, जल चक्र पर या तापक्रम पर? तो फ्रेंड वर्षा की मात्रा जो होती है फ्रेंड यह तापक्रम पर निर्भर करती है, क्योंकि जहाँ का तापमान सबसे ज़्यादा होगा बारिश वहाँ सबसे अधिक होगी।
इसका कारण यह नहीं कि राजस्थान में बारिश क्यों नहीं होती है, वहाँ भी तापमान है फ्रेंड। उसका रीज़न है वहाँ जो होती है पहाड़ इतनी ऊंचाई तक होती है कि जिसके कारण बादल जो है टकरा कर पहाड़ से फिर पुनः अपनी रास्ता में चली जाती, जिसके कारण बादल राजस्थान के क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाते और वहाँ बारिश नहीं हो पाती, जबकि तापमान सबसे ज़्यादा राजस्थान में पाई जाती है। तो करेक्ट आंसर आप लोग को ध्यान में रखना है कि तापक्रम में अंतर के कारण वर्षा की मात्रा पर निर्भर करता है। जहाँ तापमान अधिक होगा वर्षा वहाँ अधिक होगी। लद्दाख में इसी कारण से लद्दाख में वर्षा नहीं होती, क्योंकि तापक्रम जो होता है फ्रेंड वहाँ माइनस में चल जाती है, तो इसलिए आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट सवाल क्यों देख लेते हैं। UNEP फ्रेंड आप लोग से UNEP का फुल फॉर्म पूछा गया तो आप लोग बताएंगे। तो UNP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सबसे पहले आप लोग को बता दें UNP यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम होता है। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना हुआ था फ्रेंड यह 1972 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था फ्रेंड, इसका मुख्यालय केन्या जो कि नैरोबी हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका मुख्यालय कहाँ है, नैरोबी में हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है उद्देशिका से एक सवाल पूछा गया। भारत के संविधान की उद्देशिका में निम्नलिखित में शब्दावली के अनुक्रम में क्या है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, समाजवादी पथनिरपेक्ष संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। पथनिरपेक्ष संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक समाजवादी गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो फ्रेंड हम लोग का जो प्रस्तावना स्टार्ट होती है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, जिसे हम लोग पथनिरपेक्ष को धर्मनिरपेक्ष के नाम से भी जानते हैं। तो आप लोग को याद रखना है कि प्रस्तावना जो हमारा शुरू होता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष या पथनिरपेक्ष या लोकतंत्रात्मक गणराज्य से स्टार्ट होती है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है भारत में फ्रांसीसी ने अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था। फ्रांसीसी ने सबसे पहले अपना कारखाना या फ्रेंड सूरत में स्थापित किया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि 1664 ईस्वी कोलबर्ट द्वारा स्थापित किया गया था। कब किया था, 1664 ईस्वी में इसकी स्थापना हुआ था। कहाँ, तो सूरत में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है, नेक्स्ट सवाल पूछा निम्नलिखित में कि स्थानीय सरकार के कार्यों में नहीं आता है। कौन सी स्थानीय सरकार के कार्यों के अंतर्गत नहीं आता है। लोक स्वास्थ्य, सफाई, सार्वजनिक उपयोग की सेवा, सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना। तो फ्रेंड यह सरकार की सभी कार्य है। लोक स्वास्थ्य की देखभाल करना, सफाई जिम्मेवारी है, सार्वजनिक उपयोग की सेवा पर इसका सही है, जबकि सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना यह सरकार का कार्य नहीं है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना हमारा दायित्व बनता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल पूछा निम्नलिखित में से कौन निर्धारित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। तो सबसे पहले आप लोग को बता दें फ्रेंड यह धन विधेयक की जो धन विधेयक सबसे पहले हमारे लोकसभा या राज्यसभा में लाया जाता है। तो धन विधेयक सबसे पहले हमारे लोकसभा में लाया जाता है, राज्यसभा में इसकी कोई चर्चा नहीं की गई है। लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा यह निर्धारण किया जाता है कि यह विधेयक धन विधेयक है या नहीं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अनुच्छेद 110 के अनुसार कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका सत्यापन लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। धन विधेयक केवल राष्ट्रपति के पूर्व सिफारिश से ही लोकसभा में पेश किया जाता है। सबसे पहले फ्रेंड आप लोग को धन विधेयक अगर पारित करना होता है सबसे पहले आप लोग को राष्ट्रपति से सलाह लेनी पड़ती है, इसके बाद लोकसभा में पारित किया जाता है, न कि राज्यसभा में। राज्यसभा में धन विधेयक जाता ही नहीं है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो लोकसभा में कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्धारण किया जाता है। अभी हमारे वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की नेक्स्ट सवाल पूछा गया वित्त आपातकाल कितने समय के लिए लागू की जा सकती है। 12 महीने,
2 साल 6 महीने, कोई अधिकतम अवधि नहीं है। तो सबसे पहले लोग या फ्रेंड वित्तीय आपातकाल फ्रेंड यह जो लगाया गया था सबसे पहले 1960 ईस्वी में वित्त आपातकाल लगाया गया था। अगर आर्टिकल की बात बोला जाए तो अनुच्छेद 360 यानी वित्त आपातकाल आर्टिकल 360 के तहत आर्थिक संकट की स्थिति में वित्त आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। पहले चरण में यह 2 वर्ष के लिए रहती है, लेकिन अगर संसद चाहे तो यह अनिश्चित काल के लिए इसको बढ़ा सकती है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि वित्त आपातकाल की कोई सीमा नहीं रहती है। सबसे पहले 2 महीने के लिए यह लगाई जाती, इसके बाद इसकी कोई सीमा नहीं होती कि यह आपातकाल कितने दिनों का रहेगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा एक महानवादी से सवाल पूछा गया है, जो पॉलिटिकल से सवाल बनता है। भारत के महानवादी के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? भारत संविधान के अनुच्छेद 76 में महानवादी का वर्णन है, बात तो करेक्ट है। महानवादी की चर्चा हमारे आर्टिकल 76 में महानवादी की चर्चा की गई, तो करेक्ट है। वह केंद्र कैबिनेट का सदस्य होता है और संसद की कार्रवाई में भाग लेता है। नहीं फ्रेंड, वह केंद्र कैबिनेट का सदस्य होता है लेकिन संसद की कार्रवाई में भाग नहीं लेता है। तो अनकरेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वह राष्ट्रपति का प्रसाद प्रदान पद धारण करता है। हाँ फ्रेंड, महानवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। वो लोकसभा के किसी समिति का सदस्य हो सकता है, सही बात है फ्रेंड, लोकसभा के किसी भी सदस्य का समिति हो सकता है, लेकिन वह वोट नहीं कर सकता है। आप लोग को ध्यान में रखना है कि महानवादी वोटिंग नहीं करता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वह कैबिनेट का सदस्य होता है और संसद की कार्रवाई में भाग लेता है, यह बात गलत है फ्रेंड, वह नहीं लेता है। नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? तो फ्रेंड आप जैसे 51 को प्रश्न नंबर देखेंगे, नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, महापौर, सरपंच या राज्यपाल? तो नगर निगम का जो अध्यक्ष होता है फ्रेंड यह महापौर होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है फ्रेंड? यह महापौर होता है। नेक्स्ट सवाल हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल, उनके राज्यों को क्रमबद्ध तरीके से सजाना है उनके गठन के अनुसार। सबसे पहले आप लोग को बता दें, नागालैंड राज्य का जो गठन हुआ था फ्रेंड यह 1963 ईस्वी में हुआ था। नागालैंड राज्य का गठन 1963 ईस्वी में हुआ था। मणिपुर का जो गठन हुआ था फ्रेंड यह 1972 ईस्वी में हुआ था। और मिजोरम का जो गठन किया गया था हमारे राज्य में, जो देश में मिलाया गया, यह 1987 ईस्वी में मिलाया गया था। सिक्किम 1975 ईस्वी में, 1975 ईस्वी में। और हिमाचल प्रदेश को जो फ्रेंड बनाया गया था यह हमारे 1971 ईस्वी में बनाया गया था। तो आप लोग अब क्रमबद्ध मिला लेंगे। सबसे पहले नागालैंड जो राज्य बना था हमारा फ्रेंड, सबसे पहले बना था, तो नागालैंड राज्य हो जाएगा। इसके बाद हमारा फ्रेंड हिमाचल प्रदेश बना था, इसके बाद हमारा मणिपुर, और इसके बाद सिक्किम, और इसके बाद मिजोरम बना था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सबसे पहले नागालैंड जो 1963 ईस्वी में बना था, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले नागालैंड बना था, इसके बाद हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, सिक्किम और मिजोरम, यह क्रमबद्ध तरीके से हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारे करंट से पूछा गया है कि नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार बिहार में कितनी प्रतिशत जनसंख्या गरीबी में निर्भर कर रही है? तो फ्रेंड 2021 के जो जनगणना जारी किया गया तो भारत में सबसे गरीब राज्य जो बिहार में, इसकी जनसंख्या करीबन 51.9% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है, निम्नलिखित में से किस वीटो की शक्ति का प्रयोग भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं किया जाता है? तो भारत में 3 प्रकार की वीटो शक्ति है, जिसमें कि अत्यंतिक वीटो है, पॉकेट वीटो है, निलंबनकारी वीटो है, जबकि विशेषित वीटो का उपयोग हमारे भारत के राष्ट्रपति नहीं करते। यह अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा विशेषित वीटो का प्रयोग किया जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि भारत के राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया में संशोधित करने के लिए संबंधित विधेयक को पारित करना चाहिए लोकसभा के 2/3 बहुमत से, राज्यसभा के 2/3 बहुमत से, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बहुमत से, संसद के दोनों सदनों की 2/3 बहुमत के साथ साथ ही आधे से ज़्यादा राज्यों का अनुमोदन होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें जो फ्रेंड अगर राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया में अगर संशोधन करना होता है तो हम लोग को सबसे पहले संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत प्राप्त कर रही होगी और साथ ही साथ आधे राज्यों का इसमें अनुमोदन भी होना चाहिए, तब राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया में संशोधन किया जा सकता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है एजरा कब किस खेल से संबंधित है। एजरा कब किस खेल से संबंधित है फ्रेंड, आप लोगों से सवाल पूछा गया। तो एजरा कब का संबंध ये फ्रेंड किससे संबंधित है। फिर एजरा कब का संबंध फ्रेंड आपका पोलो खेल से संबंधित। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है निम्नलिखित में भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो फ्रेंड भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे और सुकुमार सेन यह भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे और प्रथम लोकसभा अध्यक्ष यह गणेश वासुदेव मामले, यह प्रथम लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मामले हीरालाल जे कानिया। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया, सुकुमार सेन यह प्रथम चुनाव आयुक्त हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल पूछा कि रिहन जल विद्युत परियोजना किन दो देशों के राज्यों को लाभ मिलता है। तो रिहन जल विद्युत परियोजना से किन दो राज्यों को लाभ मिलता है फ्रेंड, यह करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसमें उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य दो राज्यों को इस परियोजना का लाभ मिलता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है विश्व की सबसे लंबी हाईवे टनल किस देश में स्थित है। तो विश्व में सबसे लंबी हाईवे टनल जो है अपना देश भारत में स्थित है, जिसकी कुल लंबाई जो फ्रेंड आपका 9.02 किलोमीटर है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिसे अब अटल टनल के नाम से भी जाना जाता है, जो कि यह मनाली और लाहौल को जोड़ती है। तो अटल टनल किसको किसके बीच जोड़ती है, तो यह मनाली और लाहौल को बीच जोड़ती है, जो कहाँ पड़ता है, यह हिमाचल प्रदेश राज्य में पाया जाता है। अटल टनल कहाँ है, तो यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि हवाई अड्डों पर विमान चालकों को संकेत देने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो हवाई अड्डों पर विमान चालकों को संकेत देने के लिए हमारे फ्रेंड नियॉन गैस का प्रयोग किया जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नियॉन गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है निम्नलिखित में कौन संघाई सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है। तो यानी कि एसयू का सदस्य नहीं है। तो फ्रेंड आप लोग को बता दें एसयू का जो गठन किया गया था 1996 ईस्वी में एसयू का गठन किया गया था, जिसमें कि चीन और रूस, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान के नेताओं के द्वारा संघाई में शामिल किया था। इसमें फ्रेंड अब जो है हमारा देश भारत भी एससीओ का सदस्य बन चुका है, जबकि यूक्रेन जो फ्रेंड अभी एससीओ का सदस्य नहीं है। रूस, कजाकिस्तान, भारत, चाइना, पाकिस्तान यह सभी एससीओ का सदस्य है, जिसकी स्थापना 1996 में किया गया था। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारे वाल्को एल्युमिनियम कंपनी की स्थापना किस देश के सहयोग से किया गया था। तो वाल्को एल्युमिनियम कंपनी की स्थापना यह फ्रेंड सोवियत संघ की सहयोग से स्थापित किया गया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है फीफा अंडर 16 महिला विश्व कप का आयोजन 2022 में किस देश में किया जाएगा। तो फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन यह अपने देश भारत में होने जा रहा है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका आयोजन जो किया जाएगा यह 11 से 13 अक्टूबर तक भारत के 3 शहरों में होगा, जिसमें भुवनेश्वर, गोवा और मुंबई में आयोजित होने वाला है। इसका शुभंकर फ्रेंड ईवा है।
इसका शुभारंभ अगर पूछा जाए तो क्या है, तो ईवा करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत में हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है, वर्ष 2021 के लिए 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मावजे को दिया गया, वह किस भाषा के लेखक हैं? तो दामोदर मावजे को जो यह मलयालम भाषा के लिए यह 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर, सॉरी फ्रेंड, यह कोंकणी भाषा से संबंधित है, कोंकणी भाषा से संबंधित। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दामोदर मावजे को 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार यह कोंकणी भाषा के लिए दिया गया था। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल पूछा गया, भारत सरकार ने किस वर्ष दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया था? तो भारत सरकार ने दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन यह 1979 ईस्वी में किया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके प्रथम अध्यक्ष विदेश्वरी प्रसाद मंडल इसके प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना कब किया गया था? तो दयानंद सरस्वती जी के द्वारा आर्य समाज की स्थापना 10 अप्रैल 1875 ईस्वी को मुंबई में आर्य समाज की स्थापना किया था, और 1877 ईस्वी में उन्होंने आर्य समाज का मुख्यालय मुंबई से लाहौर बना दिया गया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 ईस्वी में हुआ था। इसके गुरु का नाम फ्रेंड आप लोग से पूछा जाएगा, तो यह विजयानंद इसके गुरु थे। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी जायद की फसल है? इसमें फ्रेंड जायद की फसल पूछा गया है, तो निम्नलिखित में बाजरा, कपास, ककड़ी या खीरा या कॉफ़ी? तो फ्रेंड यह ककड़ी और खीरा जो है फ्रेंड यह जायद की फसल है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ककड़ी और खीरा या फ्रेंड जायद की फसलें हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है फ्रेंड, वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो वर्तमान में हमारे देश के मुख्य चुनाव आयुक्त यह राजीव कुमार हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा। वर्तमान में हमारे भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त यह राजीव कुमार जी हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारे एक आर्थिक सर्वेक्षण से पूछा गया है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021 बैच के अनुसार कृषि समृद्ध क्षेत्रों में वर्ष 2021 बैच में कितने प्रतिशत की दर में वृद्धि दर्ज का अनुमान है? तो यह फ्रेंड आपका जो है यह 3.9% वृद्धि दर्ज का अनुमान रखा गया था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फ्रेंड अब जो कुछ मैथमेटिक्स और रीजनिंग का जो प्रश्न बच गया है वो फ्रेंड आप लोग देख लेंगे। मैं इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और आप लोग वहां से PDF डाउनलोड कर लेंगे और खुद से मैथमेटिक्स और रीजनिंग का प्रश्न को बनाएंगे। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।